बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस इतनी बड़ी मुस्कुराहट की वजह यह है कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ, इमरान रियाज़ ख़ान और असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए। तो इमरान रियाज़ ख़ान अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने घर पहुंच चुके होंगे। इमरान रियाज़ ख़ान को बिलाखिर रिहा कर दिया गया है और कुछ बहुत अहम मालूमात हैं अभी मैं आपके सामने इस हवाले से रखने जा रहा हूँ। लेकिन असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए, ये सिलसिला जारी रखिए। ये वो लोग हैं जो आपकी आवाज़ हैं और इनके लिए आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है। इस वीडियो के मौज़ूआत में अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से किसी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो रही सही उम्मीद थी थोड़ी बहुत बाकी, वो भी ख़त्म हो गई है। कैसे, अभी मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त है, इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब सबसे पहले इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से बात करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान को बिलाखिर रिहा कर दिया गया है, जुडिशल कर दिया गया था, जिसके बाद ज़मानत अप्लाई हो सकती थी। ज़मानत उनकी अप्लाई की गई। इमरान रियाज़ ख़ान घर पहुंच रहे हैं। मेरी कुछ देर पहले जब वो मियाँ अली अशफाक के साथ घर के लिए रवाना हुए तो इमरान रियाज़ ख़ान साहब से बात हुई है और तफसीलन इत्मीनान से बात हुई है। अभी आपको इसकी तफसील बता देते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया और घर से गिरफ़्तार करने के बाद उनको हमने ये देखा कि जब अदालत में पेश किया गया, उनको ले जाया गया मुगलपुरा पुलिस स्टेशन, वहाँ से मांगा मंडी पुलिस स्टेशन पहुँचा दिया गया, मांगा मंडी पुलिस स्टेशन से लाया गया, फिर उसके बाद जुडिशल कर दिया गया और जुडिशल करने के बाद बिलाखिर अब इमरान रियाज़ ख़ान रिहा हो गए हैं। उन्होंने ख़ुद बताया कि उन पर दबाव है। ये मौक़िफ़ जो उन्होंने अपनाया हुआ है, ये सदा जो वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं वगरना आज़ादी को भूल जाएं। ये हमारे सामने पैगाम आया था बाज़ सहाफ़ी दोस्तों के तवस्सुत से। और अब इमरान रियाज़ ख़ान जो मुसलसल निशाना बने हैं, बार बार बने हैं, वो अपने घर पहुंच रहे हैं। जब मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो मियाँ अली अशफाक साहब को मैंने फ़ोन किया, इमरान रियाज़ ख़ान साथ थे, बात हुई और तब मैंने इमरान रियाज़ ख़ान से ये कहा, जो मैंने ट्वीट भी किया, कि ब्रेक ले लीजिए। मैंने उनसे कहा कि ब्रेक ले लीजिए और कुछ दिन भाभी को, बच्चों को, वालिदैन को, ख़ुद को दीजिए और जितना बेहतर काम आप करते हैं, जितनी बेहतर और तवाना आवाज़ आप हैं, जो क्लैरिटी आपकी थॉट में है, वो हम बाकी दोस्तों में नहीं है, लेकिन काम करने के लिए लोग मौजूद हैं, रिंग में मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हाथ देंगे, ताली मारिएगा, अंदर आ जाइएगा। लेकिन तब तक कुछ अपने आप को ब्रेक दीजिए, कुछ वक्त दीजिए। मुसलसल आपने सहा है, बर्दाश्त किया है और ये जो लोग ऐसे मौके पे कहा करते हैं कि देखो चुप हो गया, देखो कंप्रोमाइज़ कर गया, तो वो लोग आपके मामले में जानते हैं, आपके हवाले से कोई ये बात करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो 4.5 महीने आपने बर्दाश्त किया है उसके बाद कोई इस काबिल रहा नहीं है और आप उसके बावजूद भी अपने मौक़िफ़ पर, अपनी जगह पर कायम हैं। तो इसलिए आपके बारे में कोई भी ये बात करने के काबिल नहीं है। लेकिन आपको एक ब्रेक ख़ुद को देना चाहिए। हाल अहवाल दरियाफ़्त हुआ, मैंने उनका हाल अहवाल ज़ाहिर है कि दरियाफ़्त करना था वो किया। उन्होंने मेरा पूछा, मुस्तफ़ा का, मेरे बेटे का, वो मुसलसल पूछते हैं, उसका पूछा, दुआओं में याद रखते हैं। तो ये हमारी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे कहा कि यू नीड टू टेक अ ब्रेक और मेरा ये ख़्याल है कि इस पर वो अमल करेंगे। और आपके लिए पहले से इत्तला ये है कि बेचैनी के जो घोड़े हैं उनकी लगामें खींच के रखें, उनको दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी साफ़ बात है। एक बात, उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि मुलाकात किसकी हुई है और इसहाक़ डार की निगहबानी पर, इसहाक़ डार की निगहबान प्रोग्राम है ना मरीम नवाज़ का, रमज़ान वाला, किसको लगाया गया है, इसहाक़ डार की मॉनिटरिंग पे किसको लगाया गया है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और इसकी कोई ख़बर नहीं आई थी, पहले कोई भी ख़बर नहीं आई थी। यानी मोहम्मद औरंगज़ेब इसहाक़ डार की जगह नए वज़ीर ख़ज़ाना के मनसब पर बराजमान होने वाले मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं, वो हमें नज़र आया। शहबाज शरीफ की जानिब से जो इजलास किया गया,
اکانومی کے حوالے سے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں بات کر رہے ہیں. لیکن یہ محمد اورنگزیب میاں نواز شریف صاحب سے ایک ملاقات کر چکے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کا صاف پیغام یہ ہے کہ یہ اب وزارت خزانہ کے منصب پر ہوں گے. اسحاق ڈار کے حوالے سے میاں نواز شریف نے پھر بھی کوئی آخر میں ہلکی پھلکی سی کوشش بات کرنے کی ایک ایفرٹ کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اسحاق ڈار نہیں ہوں گے. محمد اورنگزیب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ نیا عہدہ سنبھالنے کے لیے ملک کی بیمار معیشت کو درست کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے ماہانہ 3 کروڑ پاکستانی روپے ماہانہ یہ تنخواہ چھوڑنے کو اور اپنی ڈچ شہریت چھوڑنے کو ہالینڈ کی شہریت چھوڑنے کو تیار ہیں. متوقع وزیر خزانہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی اپنی ڈچ شہریت چھوڑنے کے لیے. شہباز شریف نے اپنی کابینہ کا ابھی اعلان تو نہیں کیا ہے. اب یہ میں آپ کو جو اخبار میں رپورٹنگ ہے جیو کی ویب سائٹ پر اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. لیکن انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد اورنگزیب میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں. پیر کو فائنانس پر شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں محمد اورنگزیب صاحب نے شرکت بھی کی تھی. اسحاق ڈار اس موقع پر موجود نہیں تھے. تو اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ جہاں وہ کہتے ہیں نا واٹ آئی ایم ایف تو وہ وہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے. نون لیگ کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت خزانہ میں عہدہ سنبھالنے کے حوالے سے اسحاق ڈار کے امکانات تاریک ترین ہیں. لیکن اسحاق ڈار کو ایک ذمہ داری جسے کہتے ہیں نا کہ عزت رہ جائے وہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے. محمد اورنگزیب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی دوہری شہریت چھوڑنے کی کارروائی شروع کر دی ہے. بینکوں کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے 5 CEOs ان میں شامل ہیں. حبیب بینک لمیٹڈ کے CEO ہیں اور 2023 کی HBL کی سالانہ رپورٹ کے مطابق محمد اورنگزیب کو 352 ملین روپے سالانہ تنخواہ اور دیگر مراعات اور سہولتیں دی گئیں. تو تقریباً 3 کروڑ روپے ماہانہ یہ فخر درانی نے خبر دی ہے ان کی تنخواہ بنتی ہے. اور اب سوال یہ کہ کیا یہ جو ہماری معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے محمد اورنگزیب نکال پائیں گے؟ اس معیشت کو توقع کرنی چاہیے نکال پائیں. لیکن یہ جس حکومت کے ساتھ آ کر وزارت خزانہ سنبھالنے جا رہے ہیں اس حکومت کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے. اس حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے اور اس حکومت کی جعلی مینڈیٹ کے حوالے سے میں نے صبح بھی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے میاں نواز شریف صاحب کے فارم 45 اپلوڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں. اتنا بھونڈا کام کیا گیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ لیجٹمیسی نہ ہو تو پھر کام چلتا نہیں ہے. محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ سنبھال پائیں یہ میری بھی امید ہے لیکن خدشات اس امید سے زیادہ ہیں. تو یہ تو محمد اورنگزیب صاحب کا معاملہ ہوا. اسحاق ڈار صاحب کی بات. اسحاق ڈار صاحب کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ لگایا جائے گا. نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کی ہے. سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ لگا دیا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب کی یہ ضد کہ ایتھے نہیں لا رہے کتنے اور لا دے ہو تو کہیں اور لگا دو پہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ بنایا جائے گا. لیکن ان کے ساتھ 2 لوگ مشیر کے طور پر وزیر مملکت کے طور پر وہ لگا دیے جائیں گے اور ایک میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ ہوں گے طارق فاطمی صاحب. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ہوں گے. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی نمائندگی کریں گے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹنگ کے لیے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے تاکہ وہ وہاں بتاتے رہیں. ڈار صاحب کے پیچھے ایک مانیٹر لگا دیا گیا ہے. یہ ہو گیا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ خبر دی ہے. اور سیٹھی صاحب جس طرح سے اس تمام معاملے پر یہ خبریں دے رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ پیمرا نے اپنے رولز چینج کرنی ہیں. اب جو جرمانہ ہوتا ہے نا 10-10 لاکھ روپے کا وہ جرمانہ چینل کو نہیں ہوگا. اب وہ جرمانہ انڈیویجولز کو ہوگا. یہ نجم سیٹھی صاحب خبر دے رہے تھے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے اب ایک بندہ لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کے نام خط. یہ جو خط ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام روتھ لیس رانی اس عنوان کے تحت لکھا گیا ہے. اور یہ خط صنم جاوید نے لکھا ہے. صنم جاوید کے خط آتے رہتے تھے سامنے پھر بیچ میں یہ خط سامنے آنا بند ہو گئے لیکن اب ایک بار پھر ایک خط آیا اور وہ پورا اوپر سے نیچے تک ایک مضمون کی طرح لکھا. اس کی ہیڈنگ بھی ہے عجب دھاندلی کی غضب کہانی.
تو सनम जावेद लिखती हैं उनके वालिद ने शेयर किया ये कि पहले रूथलेस रानी और उसका ख़ानदान अवाम का पैसा चोरी करके जायदादें मनाते थे। सनम जावेद लिखती हैं इस बार अवाम के वोट चोरी करके हुकूमत बनाई है। इलेक्शन से पहले अवाम में जो मायूसी थी कि इस मुल्क में कुछ नहीं बदलेगा, वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वोट देंगे किसी को निकलेगा किसी और के नाम का, रूथलेस रानी की खातिर अवाम के इन सब शुक्क व शुबहात को सच साबित किया गया। रूथलेस रानी के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए हमें 10 महीने से जेल में रखा हुआ। आज 9 तारीख है, एग्जैक्टली 10 महीने हो चुके हैं 9 मई के बाद। सनम जावेद लिखती हैं रूथलेस रानी की खातिर लोगों के वोट पर डाका डाला गया। एक कर्जों में डूबा मुल्क जहां गुर्बत और भूख से तंग माएँ अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, यहाँ बाप अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, वहाँ रूथलेस रानी के फोटोशूट की खातिर अरबों रुपया तज़ीनो आराइश, नमूदो नुमाइश और अचानक वाले, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा सनम जावेद ने, अचानक वाले दौरों पर खर्च हो रहा है। राशन के थैले पर अपने वालिद की तस्वीर लगाकर अवाम के टैक्स के पैसे से अवाम की का तमाशा बनाकर मदद की जा रही है। अवाम की मदद रूथलेस रानी और उसका ख़ानदान का गाड़ी की डिग्गी गेट नंबर 4, केस मुआफ़ी प्लेट में सजा पासपोर्ट, बयानिया 9 मई और खैरात में मिली हुकूमत तक का सफ़र अवाम के सामने है। माओं के सर से चादर और लोगों की उम्मीद छीन कर वज़ीर आला बनने वाली रूथलेस रानी और कितनी रूथलेस हो सकती है। ये सनम जावेद का ख़त है और सनम जावेद अब भी पाबंद सलासिल, उनके साथ तैयबा राजा बिल्कुल उनके जैसे इल्ज़ामात के तहत कैद की गई थीं, लेकिन तैयबा राजा जो है उन्हें ज़मानत मिल गई है। मगर कुछ ख़वातीन हैं जिनके मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है। सनम जावेद उनमें शामिल हैं, यास्मीन राशिद उनमें शामिल हैं, आलिया हमज़ा उनमें शामिल हैं और ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि अभी चल रहा है। 10 महीने हो गए हैं। इनमें से जिसने जो किया है उसको उसके जुर्म की सज़ा मिल जानी चाहिए अदालतों के ज़रिए, लेकिन जब चालान भी पेश नहीं किया जाएगा, 10-10 महीने गुजर जाएंगे, 9-9 महीने के बाद 70 बरस से ज़ायद उम्र की एक बीमार खातून को, एक पढ़ी लिखी खातून को, डॉक्टर को जब हर बार एक नई गिरफ्तारी का सामना होगा तो फिर सवालात उठेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।